आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा रुख सामने आ गया है। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सैनिक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि अमेरिका करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेज सकता है और इसके अलावा कई वहां पर सामान, सेना और भारी गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। ये सैनिक वहां पहले से मौजूद जवानों के साथ तैनात किए जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो ईरान की ऊर्जा ठिकानों पर अभी हमला नहीं करेंगे। उन्होंने 10 दिन का समय देने की बात भी कही है और नई तारीख 6 अप्रैल बताई है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए 10 तेल टैंकरों को गुजरने दिया। उन्होंने कहा कि ये टैंकर पाकिस्तान के झंडे वाले थे। इस पूरे मामले से साफ है कि एक तरफ सैन्य तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ बातचीत के संकेत भी दिए जा रहे हैं। अब दुनिया की नजर इस पर है कि आगे क्या फैसला लिया जा सकता है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि ईरान पर 10 दिन हमला टालने का ऐलान यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और ईरान को लेकर बड़ा दावा उन्होंने ये किया कि ईरान ने पाकिस्तान के झंडे वाले 10 टैंकरों को जाने दिया है। होर्मुज स्ट्रेट से ये 10 टैंकर निकले हैं जिन पर पाकिस्तान के 10 झंडे लगे हुए थे। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, देखिए बड़ी जानकारी और बहुत बड़ा दावा यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे आप उनके दावों को लेकर? बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी रणनीति भी एक तरीके से साफ, एक तरफ प्रेशर की है तो दूसरी तरफ उनके डायलॉग की है। वो दबाव और बातचीत पर काम कर रहे हैं। ट्रंप को उपहार बहुत पसंद है। इस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान के ध्वज का सहारा लेकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से सुरक्षित गुजरने वाले 10 टैंकरों से खुश हो रहा है और अपनी रणनीति में वो 10,000 सैनिक बनाने की बात कर रहा है। लेकिन ये एक चिंता करने वाली बात है कि ये तैनाती पैदल सेना की इकाइयों या फिर भारी बख्तर गाड़ियों में शामिल हो सकती है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के द्वारा 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेज रहा है जिसकी डेट उन्होंने दी है 28 मार्च। लेकिन स्थिति आज आगे और बढ़ने की उम्मीद है। ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों और पावर ग्रिड पर होने वाले संभावित हमलों को 6 अप्रैल तक टाल दिया है। यहाँ 6 अप्रैल तक ट्रंप ने ईरान की ऊर्जा ठिकानों और पावर ग्रिड पर हमलों को टाल दिया है। उन्होंने शर्त भी दी है कि समय सीमा 10 दिन तक और बढ़ाई भी जा सकती है। कुल मिलाकर आशुतोष, देखिए यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये तय कर रहे हैं कि समय सीमा क्या होनी चाहिए, युद्ध कैसे रुकेगा, लेकिन ईरान जो है वो अभी झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी कह रहे हैं कि ईरान के जो ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। 10 दिन की मोहलत यहाँ पर दी गई है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये भी आशुतोष देखा जा सकता है कि सैन्य तैयारी भी अमेरिका कर रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये स्थिति एक तरीके से दर्शाती है कि जहां एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी कूटनीति के साथ समाधान के रास्ते भी खोल रहा है। और ये कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उस पर पूरे वैश्विक की बाजारों पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से सुरक्षित जो गुजरने वाले 10 टैंकर हैं, ट्रंप उन पर खुश तो जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह संशय है कि इस युद्ध को हम शांति प्रस्ताव के द्वारा शांत करना इस समय सही रहेगा। उन्होंने 10 दिन की मोहलत दी है। आगे आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि किस तरीके से ईरान इस शांति प्रस्ताव पर सहमति जताता है या फिर क्या करता है। बिल्कुल आशुतोष, मैं लौटूंगी आपके पास, लगातार बनी रहिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। और अब बढ़ते आगे, नेपाल की राजनीति में आज एक नया दौर शुरू हो चुका है। बालेन्द्र शाह यानी बालेन शाह ने आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। काठमांडू के शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। बालेन्द्र शाह आईएसपी संसदीय दल के नेता चुने गए। इससे वे नेपाल के सबसे युवा निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की राह पर अग्रसर हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल नेपाल में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी थी और इसके बाद आपको बता दें कि इस साल नेपाल में आम चुनाव कराए गए।
चुनाव में बालेन शाह की पार्टी की भारी जीत हुई और लोगों ने बड़ी संख्या में उनका समर्थन किया है। बालेन शाह के सामने देश को स्थिर करने और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी है और अब देखना यह होगा कि नई सरकार नेपाल को किस दिशा में लेकर जाती है। भारत से कैसा नाता बनेगा, भारत के बीच जो संबंध है नेपाल के वो कैसे रहने वाले हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल नया जो दौर है राजनीति का वो नेपाल में देखने को मिल रहा है। नया दौर शुरू हो गया है। बालेन शाह की पार्टी की जीत हुई है और बड़ी जीत यहां पर मानी जा रही है बालेन शाह की पार्टी की, क्योंकि जो उम्मीदें हैं जेन ज़ी की, युवा चेहरों की, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम अब बालेन शाह करेंगे। कैसे करेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, नेपाल को नया युवा प्रधानमंत्री मिला है। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। आशुतोष, क्या लगता है कि जो उम्मीदें जेन ज़ी की हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे बालेन शाह? क्योंकि अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें तो उनकी नीतियों से, उनकी रणनीतियों से, उनकी तमाम योजनाओं से जो जेन ज़ी थे, जो युवा चेहरे थे, वो खपा चल रहे थे। लेकिन अब बालेन शाह की पार्टी ने कहीं ना कहीं बड़ी जीत हासिल की है। कैसे देख रहे हैं आप? और युवा चेहरा जो है उनकी उम्मीदें क्या क्या हो सकती हैं? क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते नजर आएंगे बालेन शाह? जी बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से नेपाल के आम चुनाव हुए थे काठमांडू में, पूर्व मेयर और रैपर बालेन शाह की पार्टी, एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, एक जिस तरीके से जेन ज़ी के बीच उभर के आई है, जेन ज़ी का विश्वास बालेन शाह ने यहाँ पर जीता है। आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा कि किस तरीके से बालेन शाह अपनी सत्ता बना पाते हैं और किस तरीके से उसको बरकरार रख पाते हैं। नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन से उभरे नेता, एक इनका सिर्फ मंच ही नहीं बदला लेकिन इनके तेवर भी बदलते हैं। पहले रैपर के मंच पर दिखाई देते थे, आज ये राजनीतिक अखाड़े में उतर गए हैं। बिल्कुल। और आशुतोष देखिए, कहीं ना कहीं भारत के लिए भी अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बालेन शाह अब नेपाल और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं उनको और मजबूत कैसे कर पाएंगे, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक नीतियों की बात की जाए या फिर वो तमाम मुद्दों की बात की जाए जो दो देशों के बीच में होते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पर आशुतोष, और आप इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं भारत के नजरिए से? जी बिल्कुल मीनाक्षी, नेपाल की राजनीति में बालेन शाह की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती गई है, वो युवाओं के बीच एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। यदि भविष्य में ऐसा कोई बदलाव दिखाई देता है या दक्षिण एशिया की राजनीति में बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ तब होगा। भारत की विदेश नीति और राजनीतिक कूटनीति दोनों तरीके से नेपाल के साथ पहले भी कायम थी, लेकिन बीच में जिस तरीके से स्थिति बिगड़ी विदेश नीति के साथ, अब आने वाले वक्त में और सुधार हो सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी भविष्यवाणी की थी कि भारत के साथ मैं अपने अच्छे संबंध करूंगा, क्योंकि भारत से उन्होंने खुद एक तरीके से ये औपचारिक रूप से माना है कि उनके लिए राजनीति में सीखना बहुत महत्व रखता है। उन्होंने राजनीति सीखी है भारत से और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को वो अमल करते हैं और प्रधानमंत्री की बिल्कुल आशुतोष, देखिए बालेन शाह युवा प्रधानमंत्री के तौर पर उभरे हैं और नेपाल की राजनीति का जो नया दौर है वो शुरू हो चुका है उनके जरिए। अब कहीं ना कहीं सवाल जो है वो सिर्फ ना नेपाल का है बल्कि भारत का भी है कि कैसे बालेन शाह भारत के साथ जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उनको मजबूत कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि रिश्ते बहुत अहम होते हैं, चाहे वो नेपाल के साथ हो या फिर करीबी अन्य देशों के साथ हो। बालेन शाह को न सिर्फ नेपाल उम्मीदों के साथ देख रहा है बल्कि भारत के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं और आसपास की जो इलाके हैं जहां पर बॉर्डर सीमाएं जो टच होती हैं वो कहीं ना कहीं लोग जो हैं उन पर भी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में छाई अनिश्चितता की धुंध को साफ करते हुए मोदी सरकार ने लॉकडाउन की तमाम अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद है और तालाबंदी जैसा कोई भी प्रस्ताव सरकार की मेज पर यानी कि टेबल पर नहीं है।
तो वहीं पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर सरकार ने जनता को राहत देने की जो बिसात बिछाई है, उस पर सियासत भी गर्मा गई है। जहां किरेन रिजिजू इसे प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जमाखोरों को सीधी चेतावनी देना बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। मीसा भारती जैसी आवाजों ने किल्लत का मुद्दा उठाकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। साफ है कि सरकार पैनिक कंट्रोल मोड में है, लेकिन जमीनी हकीकत और सियासी दावों के बीच जंग लगातार जारी है। तो एक चीज तो यहां पर साफ हो गई है कि जो अटकलें चल रही थी, जो अफवाहें इस वक्त सुनने में आ रही थी, भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि क्या लॉकडाउन लग सकता है, तो वो अब तस्वीर क्लियर हो गई है, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। पहले तो पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना विपद काल में, जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो, इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। नहीं तो आप भी, आम आदमी भी समझ सकते हैं, हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है, और कोई भी सरकार फैसला करेंगे उसमें सारे विपक्षी दल भी साथ देंगे, ये विपक्ष के पार्टियों ने कहा है। पीएमसी कह रही है कि गैस नहीं है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव ने अब पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच हालात को लेकर हर देश सतर्क हो गया है। भारत भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में पश्चिम एशिया के हालात और उससे निपटने की तैयारी पर चर्चा होगी। हालांकि इस बैठक को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि ममता बनर्जी और हिमंता बिस्वा शर्मा इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, किन कारणों से कुछ राज्यों को इस मीटिंग में, इस बैठक से दूर रखा गया है। सरकार की तरफ से अभी इस पर साफ जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल सभी की नजर इस बैठक पर टिकी है और ये देखना अहम होगा कि आगे क्या फैसले लिए जा सकते हैं। तो ईरान अमेरिका तनाव के बीच, संकट के बीच में चिंताएं जहां बढ़ गई हैं, न सिर्फ भारत की बल्कि तमाम देशों की, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सीधा असर पड़ा है इस जंग के जरिए। पिछले दिन ही आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक की गई थी, फैसले लिए गए थे तमाम देश के हित में। विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाई थी और देश को इस वक्त एकजुट होना है, एक बड़ा मैसेज भी गया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। भारत के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नए नियम तुरंत लागू हो गए। सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स को 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, तो वहीं डीजल पर टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। हालांकि सबसे जरूरी बात यह है कि इस फैसले का असर आम लोगों की जेब पर नहीं पड़ेगा, यानी पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल कम नहीं होंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम टैक्स सिस्टम को आसान और साफ बनाने के लिए उठाया गया है। साथ ही निर्यात से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया गया है। इस बदलाव से सरकारी तेल कंपनियों को राहत मिली है। अगर ये कंपनियां नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को ईंधन भेजती हैं तो उन्हें पहले जैसी छूट मिलती रहेगी। कुल मिलाकर सरकार का ये फैसला ऊर्जा सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है, पेट्रोल पर 10 रुपए घटाया गया है और इसके अलावा डीजल पर भी सरकारी तेल कंपनियों को यहां पर राहत मिलेगी इस बड़े कदम के जरिए।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आरती तुनाक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरती, आपसे जानना चाहेंगे सरकार के इस बड़े कदम से क्या आम नागरिक को वाकई फायदा मिलेगा और नहीं मिलेगा तो कैसे? तेल कंपनियों को क्या फायदा है इससे? जी मीनाक्षी, पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए लीटर और डीजल पर 0 कर दिया है, जो तुरंत प्रभावी है। दरअसल पश्चिमी एशिया संकट के बीच सरकारी तेल कंपनियों को राहत देने और टैक्स सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये बदलाव एक्साइज ड्यूटी जो हम पेट्रोल पंप पर देते हैं वो नहीं है, बल्कि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में किया गया है। ये टैक्स मुख्य रूप से तेल कंपनियों के अतिरिक्त मुनाफे पर लगता है, क्योंकि कंपनियों के स्तर पर लगने वाला टैक्स है, इसलिए पेट्रोल डीजल के खुदरा दाम कम नहीं होंगे। आरती, एक और अहम बात ये कि ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, तेल संकट भी है, इस बीच कच्चे तेल के जो दाम हैं उनमें भी बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार ने टैक्स कम कर दिया ताकि अगर कीमतें अचानक बढ़ती भी हैं तो जो आम नागरिक हैं उनकी जेब पर ज्यादा असर ना हो। देखिए, टैक्स बोझ कम होने से सरकारी और निजी तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, जिससे वो ऊर्जा क्षेत्र में अधिक निवेश कर सकेंगे। अब बात करें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों को ईंधन निर्यात करने वाली कंपनियों की, तो छूट जारी रखकर सरकार ने क्षेत्रीय कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। बिल्कुल ठीक है आरती, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि अगले 15 महीने से 15 से 17 जून तक फ्रांस में होने वाले G7 समिट में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। ये जानकारी उस समय सामने आई जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के विदेश मंत्री डी नोएल बैरोट के बीच बैठक हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने पीएम मोदी के आने का स्वागत किया और कहा कि सम्मेलन में भारत की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फ्रांस ने अध्यक्ष के रूप में भारत को खास तौर पर आमंत्रित किया है। G7 में दुनिया के बड़े देश शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। अब सभी की नजर इस बैठक पर है, जहां बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और भारत अपनी बात दुनिया के सामने रखेगा। तो जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव है, तो दूसरी तरफ G7 समिट होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में, इस समिट में शामिल होंगे। फ्रांस ने आमंत्रित किया है पीएम मोदी को, तो भारत का डंका अब फ्रांस में कैसे बजेगा जब पीएम वहां पर पहुंचेंगे 15 से 17 जून तक, वो देखने वाली बात होगी। क्या संदेश देते हुए भारत को, न सिर्फ विश्व को, पीएम मोदी नजर आएंगे। एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। जगवसंत नाम का जहाज कांडला पोर्ट पहुंच चुका है। यह जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत आया है। बताया जा रहा है कि इस जहाज में 42,000 मैट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी गैस लाई गई है। खास बात यह है कि यह खेप ऐसे समय पर आई है जब दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। पोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता दें कि आज ही इस गैस को उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लिए मिड सी ट्रांसफर का इस्तेमाल किया जाएगा। मिड सी ट्रांसफर का मतलब है कि समुद्र में ही जहाज से गैस को सीधे दूसरे सिस्टम तक पहुंचा दिया जाता है। इससे समय की बचत होती है और सप्लाई जल्दी शुरू हो जाती है। इससे उम्मीद है कि देश में गैस की सप्लाई बेहतर होगी और किसी तरह की कमी नहीं होगी। कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए कि यह खबर राहत देने वाली मानी जा रही है। और लोकतंत्र के मंदिर में इस वक्त सुधारों की एक्सप्रेस दौड़ रही है, तो दूसरी तरफ विरोध की चिंगारियां सुलग रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सीएपीएफ बिल पेश कर अर्धसैनिक बलों के ढांचे को बदलने की हुंकार भरी है, तो लोकसभा में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर नई लकीर खींच दी गई।
इन सब के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार के आर्थिक फैसले किसी मजबूरी का नतीजा नहीं है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि है। इस विशेष रिपोर्ट में बात करेंगे कि कैसे एक तरफ आईपीएस प्रतिनियुक्ति को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स के गलियारों में हलचल है, तो दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर बिल में स्वपहचान के अधिकार को हटाकर सरकार ने एक नई बहस छेड़ दी। संसद के ऊपरी सदन में उस वक्त हंगामा बरप गया जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बिल 2026 पटल पर रखा। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे बलों के भविष्य का नया खाका है। सरकार का तर्क है कि अब तक ये बल अलग अलग नियमों की बेड़ियों में जकड़े थे, जिन्हें अब एक अम्ब्रेला लॉ के तहत लाकर प्रशासनिक एकरूपता दी जाएगी। लेकिन इस सुधार की चमक के पीछे कैडर अधिकारियों का आक्रोश भी छिपा हुआ है। दशकों से अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को डर है कि शीर्ष पदों पर आईपीएस अधिकारियों का दबदबा उनकी मेहनत पर पानी फेर देगा। इस बिल के प्रावधानों ने एक नई रार छेड़ दी है। प्रस्ताव के मुताबिक आईजी स्तर के 50% पद तो कैडर के लिए होंगे, लेकिन एडीजी और डीजी जैसे शीर्ष पदों पर प्रतिनियुक्ति का शिकंजा और कस जाएगा। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने इसे अन्याय करार देते हुए 28 मार्च को अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। सवाल नेतृत्व का है, क्या युद्ध के मैदान में पसीना बहाने वाले कैडर अधिकारी महलों जैसी फाइलों को संभालने वाले अधिकारियों के नीचे ही दबे रहेंगे? सरकार का मानना है कि आईपीएस अधिकारियों की मौजूदगी से राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बनेगा, लेकिन बल के भीतर इसे अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। सियासत की इस बिसात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पारित कराते समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था अब किसी वैश्विक दबाव में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र करते हुए उन आलोचकों को जवाब दिया है जो टैक्स व्यवस्था और ईज ऑफ लिविंग पर सवाल उठा रहे थे। वित्त मंत्री ने जोर देकर स्पष्ट किया कि सरकार एक ऐसी पारदर्शी कर प्रणाली विकसित कर रही है जहां ईमानदार करदाता को किसी बाबू या तंत्र के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। ये आर्थिक सुधारों का वह दौर है जहां खैरात नहीं बल्कि सशक्तिकरण पर जोर है। मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों के लिए इस बार पिटारे से राहत की बूंदें भी निकली हैं। कोऑपरेटिव फेडरेशन से मिलने वाली डिविडेंड आय पर 3 साल की टैक्स छूट देकर सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज थामने की कोशिश की है। साथ ही रेट 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क की माफी ये दर्शाती है कि सरकार का बाजारों पर ऑयल बॉन्ड का बोझ छोड़ने का आरोप जड़ते हुए वर्तमान वित्तीय प्रबंधन को अनुशासन की मिसाल बताया है। सदन में ध्वनिमत से पारित यह विधेयक 2026-27 के भारत की आर्थिक कुंडली तैयार कर चुका है। वहीं दूसरी ओर ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक लेकिन विवादास्पद संशोधन पारित हुआ है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 ने पहचान की परिभाषा ही बदल दी है। अब केवल स्व अनुभूति या खुद को ट्रांसजेंडर मान लेने मात्र से पहचान पत्र नहीं मिलेगा। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट और एक मेडिकल बोर्ड की जांच की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये कदम उन सामाजिक सांस्कृतिक पहचानों जैसे किन्नर और अरावाड़ी को संरक्षण देने के लिए है जो जैविक और जन्मजात कारणों से समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। इस बिल को लेकर विपक्ष और समुदाय के भीतर भारी बेचैनी है। सेल्फ परसेप्शन के प्रावधान को हटाने को कई मानवाधिकार कार्यकर्ता उनकी गरिमा पर चोट मान रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट के पास जांच की शक्ति देने से इस प्रक्रिया के और जटिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने प्रावधान किया है कि आधिकारिक दस्तावेजों में नाम बदलने की प्रक्रिया अब आसान होगी, लेकिन विरोध की गूंज सड़कों तक पहुंच चुकी है। संसद के इस सत्र ने ये साफ कर दिया है कि सत्ता पक्ष कड़े और दूरगामी फैसले लेने से पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे वो सुरक्षा बलों का ढांचा हो, आर्थिक सुधार हो या फिर सामाजिक पहचान के नए मापदंड। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।